नमस्कार। आप लोगों ने हमारी ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक सीरीज देखी और देख रहे हैं। उसमें हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको हम वर्कबुक फॉर्म में लेकर के आएंगे। आप कोई भी बुक इस्तेमाल करें प्रीवियस ईयर्स के लिए, जैसे हम यहाँ पर घटना चक्र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिछले 33 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ पर हम करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। और पहला जो चैप्टर है हिस्ट्री में वो पाषाण काल है। हिस्ट्री के साथ शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ल्यूसेंट में हमने हिस्ट्री से ही शुरुआत करी है। तो जब आप ल्यूसेंट वर्कबुक सीरीज को यहाँ पर घटना चक्र वर्कबुक सीरीज से मिला करके पढ़ेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। वर्कबुक सीरीज का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन है 1990 से लेकर के 2023 तक के स्टोन एज के, पाषाण युग के, और ये लगभग आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं (48) है। हालांकि इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 48 के 48 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको 4 पेज अलग से मिल रहे हैं वर्कबुक के। इसमें क्या किया गया है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको वन लाइनर नोट्स में कन्वर्ट किया गया है और ये नोट्स वर्कबुक फॉर्म में है, यानी कि सिर्फ प्रश्न लिख करके छोड़ दिया गया है, उसके 4 उत्तर नहीं दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे, तो सत्य या असत्य। या 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किसने करी, यहाँ पर हमें उसका उत्तर लिखना होगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। या भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये सब प्रश्न कहां से बनाए जा रहे हैं, ये सब प्रश्न जो यहां पर आप देखिए कि रॉबर्ट ब्रूस फूट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे, तो वहां से हमने क्वेश्चन बनाया। तो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप इस जो वर्कबुक है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, उसको भरिए और उसकी कई कॉपी अपने पास रखिए ताकि समय समय पर आप उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो पहला प्रश्न हमारे पास है रॉबर्ट ब्रूस फूट। आमतौर पर स्टोन एज में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। आमतौर पर आर्कियोलॉजिस्ट या उत्खननकर्ता या जो भी इतिहासकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न नेट के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी देखिए 2015 यूपी लोअर में पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, इसलिए ए और बी दोनों आंसर सही हैं। क्या यहां से कोई और प्रश्न भी निकल सकता है? तो एक प्रश्न इस प्रकार का निकल सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा एक कथन सही है या सही नहीं है, क्योंकि यहां पर जानकारी मिल रही है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध थे। तो सिर्फ यही एक लाइन उठा करके अगली बार किसी परीक्षा में लिखी जा सकती है कि क्या रॉबर्ट ब्रूस फूट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध थे? जी, संबद्ध थे। इसके बाद इस तरह के प्रश्न बड़े रेयर हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो आप देखिए क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यहां से और कोई प्रश्न नहीं निकल रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? ये चारों ही पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे और दक्षिण भारत के संदर्भ में इन्होंने विशेष कार्य किया है। ये जानकारी आपको ल्यूसेंट में भी दी गई थी। तो दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया है। इसके बाद आप देखिए उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, किस युग में हुआ? और इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल में। ये भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो भारत में जो प्राचीनतम प्रमाण
पशुपालन के मिल रहे हैं वो भारत में आदमगढ़ में मिल रहे हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश नर्मदापुरम, और बागोर में मिल रहे हैं। बागोर एक बहुत बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, राजस्थान का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर में ही है, भीलवाड़ा। तो आदमगढ़ और बागौर। इसके बाद आप देखिए मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं। अब ये जो प्रश्न है ऊपर वाला, ये और ये एक ही प्रश्न है, लेकिन यहां पर उसने ये पूछा था कि किस युग में मिले हैं, मध्य पाषाण युग में। यहां पर वो मध्य पाषाण युग में साइट का नाम जानना चाह रहा है, तो आदमगढ़। इस व्याख्या वाले प्रश्न से यहां पर उत्तर आ रहा है। और यूपीपीसीएस 2006 का है, उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया है 2008 में। इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मैदाहा और सराय नाहर राय दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। जब भी आपके सामने कोई प्रागैतिहासिक स्थल आता है, चाहे लंघनाच हो, चाहे चौपानी मांडो हो, चाहे मैदाहा हो, आपको ये तो देखना ही है कि वहां पर एविडेंस क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि वो स्थल कहां पर है। जो हमारी वर्कबुक है उसमें सबसे लास्ट में जो पेज नंबर 11 है, वहां पर हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल हैं उनके सबके नाम एक सीक्वेंस में लिखे हैं और आपको उनके राज्य लिखने हैं। और वो प्रागैतिहासिक स्थल हमने सिर्फ वही नहीं लिए हैं जहां की कोई फाइंडिंग है कि आदमगढ़ पूछ लिया या मैदाहा पूछ लिया, हमने इनका भी इस्तेमाल किया है कि भाई लंघनाच है, बीरभानपुर है, काकोरिया है। भले इस क्वेश्चन में ये आंसर नहीं है, लेकिन आखिर ये भी तो प्रागैतिहासिक स्थल हैं, तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किस जगह पर है। कम से कम लोकेशन तो पता होनी ही चाहिए। तो आप देखिए इसकी व्याख्या, मध्य पाषाणकालीन मैदाहा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। बड़ी तादाद में हड्डी और सींग निर्मित टूल्स मिले हैं, उपकरण मिले हैं। मैदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जी.आर. शर्मा के द्वारा, झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है, कॉम्प्लेक्स है, वहीं से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण भी मिले हैं। सराय नाहर राय से थोड़ी मात्रा में उपकरण मिले हैं। तो क्या यहां से कोई और प्रश्न बन सकता है? बिल्कुल, यहां से आपको एक अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल 3 क्षेत्रों में विभाजित है, झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रिस्तान। तो ये एक नया प्रश्न यहां से आगे आ सकता है। आपको प्रीवियस ईयर्स का पूरा इस्तेमाल करना है, सिर्फ ऐसे नहीं चलना है कि क्वेश्चन नंबर 6 किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, आपने याद कर लिया मैदाहा, सराय नाहर राय। ना तो आपने ये देखा कि मैदाहा कहाँ है, आपने ये भी नहीं देखा कि सराय नाहर राय कहाँ है, जल्दी जल्दी कर दिया। और व्याख्या तो देखी ही नहीं। हमेशा आपको व्याख्या में कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं। तो ये जो व्याख्या में नई जानकारियां मिल रही हैं, इसको हमने अपनी वर्कबुक में शामिल किया है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं। ऊपर का प्रश्न अगर आपने देखा, जो कि 2010 में पूछा गया था, वही प्रश्न रिपीट हुआ। आंसर था यहां पर मैदाहा और सराय नाहर राय, और यहां पर भी आंसर यही है, सराय नाहर राय और मैदाहा। एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। इसके बाद लोकेशन, और लोकेशन में ये नहीं पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि किस राज्य में है, लेकिन अगर आपको राज्य नहीं पता होगा तो आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। ये 4 मध्य पाषाणिक स्थल देकर के आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व तो तभी लगेंगे जब आपको पता होगा कि मैदाहा कहाँ है और पैसरा कहाँ है, बीरभानपुर कहाँ है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है कि उत्तर प्रदेश में है, तो आप पूर्व पश्चिम करेंगे कैसे। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या आ रहा है, मैदाहा उत्तर प्रदेश में है, लेखरिया भी उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में एक प्रागैतिहासिक स्थल है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। तो राज्य पता होने इसलिए जरूरी है। इसके बाद फिर एक प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले। अब इस तरह के प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर संयुक्त समाधान है, युगल समाधान है, कहीं से 3, कहीं से 2, कहीं से ज्यादा। तो इसका आंसर है दमदमा। अब दमदमा जो है, एक तो लोकेशन, तो इसकी व्याख्या देखिए।
कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और महदहा और दमदमा 3 जगहों का उत्खनन हुआ और दमदमा से 41 मानव समाधान निकले, जिसमें से 5 युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ हैं और बाकी सब में एक एक कंकाल है। तो क्या यहां से कोई नया प्रश्न आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है कि निम्नलिखित में से ये प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, आंसर हो गया दमदमा। इसी प्रश्न को बदल देते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से 41 मानव समाधान ज्ञात हुए? 41 मानव समाधान, आंसर है दमदमा। तो आपको इन व्याख्या वाले, और इसको हमने अपनी वर्कबुक में डाल दिया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अगेन युग पूछ रहा है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक यानी आधे ऐतिहासिक। तो नवपाषाण काल, दरअसल ऐसा नहीं है कि मध्यपाषाण काल में हमारे पास खाद्यान्न की जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तौर पर कृषि नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नर्मदा घाटी इसका उत्तर है। नर्मदा घाटी में कहा? ये जानकारी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, मध्यपाषाणिक युग में मिलता है, लुसेंट में भी जानकारी है, वहां भी नर्मदा घाटी उत्तर है। और उस लेक्चर में मैंने बताया था हथनौरा। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में हथनौरा मध्य प्रदेश से मिलता है। ठीक है, खोज अरुण सोनकिया। तो क्या यहां से कोई नया प्रश्न आ सकता है? नर्मदा घाटी की जगह हथनौरा लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर आप सिर्फ नर्मदा घाटी देख के छोड़ देते हैं और इस व्याख्या को नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नर्मदा घाटी लिखा हुआ आ सकता है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ आ सकता है, हथनौरा लिखा हुआ आ सकता है। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी तो अरुण सोनकिया का नाम भी पूछा जा सकता है कि पुरातत्वविद कौन थे, खोजकर्ता कौन थे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यहां पर देखिए नर्मदा घाटी दोबारा से आ गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न रिपीट होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो जौ को लेकर के इतिहासकारों में सहमति है। ठीक है, जौ, हालांकि उन्हीं क्षेत्रों में बाद में गेहूं भी उगाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये प्रश्न को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में आजकल डाउट हो जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और जैसे भारतीय उपमहाद्वीप का जिक्र आता है तो बहुत लंबे समय से एक फैक्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो याद करते हुए चल रहे हैं कि भाई मेहरगढ़ से आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उत्तर आ रहा है लहुरा देव। तो इसको समझने की जरूरत है कि मेहरगढ़ से हम लहुरा देव पर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए व्याख्या देखिए, लहुरा देव में, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, 9000 बीसी से 7000 बीसी तक के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहां का जो एविडेंस है गेहूं का वो 7000 बीसी का है। ठीक है, इसके साथ ही जो चावल के साक्ष्य वाला स्थल प्राचीनतम था कोल्डिहवा, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर। तो कोल्डिहवा वाला फैक्ट भी गड़बड़ हो जाएगा अब तो, लहुरा देव। तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो लहुरा देव को हमें टिक करना है। ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो फिर प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से हो जाएगा। ठीक है, और अगर चावल की बात होगी और ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा तो कोल्डिहवा हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। अगेन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब यहां पर देखिए ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, तो यहां पर कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहां पर लहुरा देव नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन मेहरगढ़ बिल्कुल करेक्ट है।
एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जितनी भी साइट्स आती हैं, चाहे ब्रह्मगिरी हो चाहे बुर्ज हो, आपको इनके लोकेशन देख लेनी चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर यही प्रश्न आ गया हमारे सामने। तो एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है, आंसर मेहरगढ़ है। दोबारा से मेहरगढ़। लोकेशन वाइज पूछा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट, किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। देखिए, मेहरगढ़ में सिर्फ कृषि के अभ्युदय के ही प्रारंभिक साक्ष्य नहीं है। मेहरगढ़ में नवपाषाण युग की जो विशेषताएं होती हैं, स्थायी जीवन, चारों तरफ से एक दीवार बना करके ग्रामीण जीवन की शुरुआत, आसपास के क्षेत्रों में ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार की शुरुआत, कृषि, पशुपालन, ये सब तो था ही, धातु का उपयोग। तो मेहरगढ़ तो प्रतिनिधि स्थल माना जाना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का। तो अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग का प्रतिनिधि स्थल कौन सा है, निश्चित तौर पर मेहरगढ़ है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न आ जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का, तो अब हमारे पास मेहरगढ़ से भी पुरानी जगह है। ठीक है, और कहां पर है वो? लहुरादेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। आप देखिए कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कम से कम 5-6 बार तो अभी आ गया होगा, तो समझाने की जरूरत नहीं है कि मेहरगढ़ उत्तर है। इसके बाद आप देखिए एक प्रश्न उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब अगर 8000 साल पहले बीसी या 6500 ईसा पूर्व में हमारे पास चावल के प्रमाण हैं, चाहे लहुरादेव हो उत्तर प्रदेश में या कोल्डिवा हो, तो पहला स्टेटमेंट उसकी पुष्टि कर रहा है। कृषि के प्राचीनतम प्रमाण वैश्विक संदर्भ में उत्तर प्रदेश से मिले हैं। किन जगहों से मिले हैं? कोल्डिवा से और लहुरादेव से। तो ये ट्रू है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। निश्चित तौर पर हमारे पास महगढ़ा और कोल्डिवा से जौ और धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपको लहुरादेव पता था, अगर आपको कोल्डिवा पता था, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आप देखिए मेहरगढ़। अभी मैंने आपको समझाया कि मेहरगढ़ तो प्रतिनिधि स्थल माना जाना चाहिए, तो स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ इन ऑप्शंस में। और मेहरगढ़ की लोकेशन देखिए, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये जो शुरुआत में हमने एक प्रश्न देखा था आदमगढ़ और बागोर वाला, लगभग वही प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आदमगढ़, आप पहले शुरुआती प्रश्न देखिएगा, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर। बागोर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कितना आसान सा प्रश्न आया है कि किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस प्रश्न में कंफ्यूजन क्या है कि जो ताम्रपाषाण का ये अनुवाद कर दिया है, चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक का मतलब है कॉपर प्लस स्टोन। जो लिथिक वर्ड है वो स्टोन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो नवपाषाण युग की ये विशेषता है कि स्टोन के साथ साथ मेटल का इस्तेमाल हुआ, और पहला मेटल जो था वो कॉपर था। तो कॉपर प्लस स्टोन नवपाषाण युग की पहचान है। यहां पर ताम्रपाषाण सही उत्तर दिया गया है, क्योंकि ये सीधा सीधा इसका अनुवाद है। तांबा और पाषाण, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, कुछ भी बोल सकते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जब आप विचार करेंगे इनके ऊपर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आहड़ संस्कृति है कहां पर। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। हमारी वर्कबुक में आप देखेंगे कि कैसे हमने इन फैक्ट्स का इस्तेमाल किया है और इसकी व्याख्या में जो जानकारियां मिली हैं उनका हमने कैसे इस्तेमाल किया है। तो आहड़ संस्कृति राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति थी और आहड़ का जो एक नाम मिलता है हमें साहित्य में, ताम्रवती या तांबावती अर्थात तांबे वाला स्थान। तो आप देखिए यहां पर पूछा क्या गया है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, उसका नाम ही ताम्रवती, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ तांबा गलाना जानते थे। और कृषक पशुपालक समुदाय था, नवपाषाण युग के थे, ताम्रपाषाण युग के थे, गेहूं जौ चावल से परिचित थे और धातु का काम उनकी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था। काले लाल रंग के मृदभांड भी मिले हैं जिन पर आमतौर पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। अब देखिए यहां पर एक आपको मैं पॉइंट बताऊं कि जितने भी काले लाल रंग के मृदभांड हैं, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति में हो या उसके बाद हो, आमतौर पर वो मृदभांड लाल रंग के हैं जिनके ऊपर काले रंग से आकृतियां उकेरी गई हैं। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कभी कभी कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ब्लैक एंड रेड, काले और लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन होंगे तो मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होंगे, स्वाभाविक तौर पर जब वो पकाए जाते हैं तो लाल रंग के होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर से पेंटिंग कर दी जाती है और ज्यामितीय आकृतियां की लाइन खींच दी, ट्रायंगल बना दिया, सर्किल बना दिया, यही सब होता है ज्यामितीय आकृतियां। यहां पर क्या डाउट आ रहा है, सफेद रंग से। तो आप आहड़ संस्कृति के बारे में ध्यान रखेंगे कि वहां के बर्तनों पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो क्या हमारे पास इसका ऑप्शन सही आ रहा है, तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, अब ये सही है या गलत है? चावल से परिचित थे, तो अगर चावल से परिचित थे तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर सेकंड वाला गलत हो जाता है। धातु का काम निश्चित तौर पर, और ये भी सही है। तो 1, 3 एंड 4 ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद आप देखिए किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये हड़प्पा लिखा है यहाँ पर। पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप देखिए इसमें 4 जगह हैं, आमरी, कोटतीजी, कालीबंगा। आमरी भी, कोटतीजी भी, कालीबंगा भी हड़प्पा स्थल है, हड़प्पाई स्थल है। मेहरगढ़ में हमें पैलियोलिथिक एज से पूरा पाषाण काल से एविडेंस मिलने शुरू होते हैं, फिर मध्य पाषाण काल के मिलते हैं, नव पाषाण काल के मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता नव पाषाण काल की ही एक सभ्यता है। तो आंसर है मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इस तरह के प्रश्न याद करने पड़ेंगे। HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली है कहां पर? यहां से प्रश्न आ सकता है, मध्य प्रदेश में है। आजकल उत्खननकर्ताओं को कम पूछा जा रहा है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। जितने भी जगहों के नाम आते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पर है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण मेगालिथ दक्षिण भारत में, जहां पर मृतकों को दफनाते थे तो वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, मेगालिथिक बृहत पाषाण। देखिए अब यहां से क्या कोई प्रश्न निकल के आ सकता है? तो बृहत पाषाण या मेगालिथ के प्रकार शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, पत्थरों की अलग अलग जमावट, इसके आधार पर
कैसी उनकी जमावट है, पत्थरों कैसे जमाया गया है, क्या उनकी बनावट है, क्या आकृति निकल के आ रही है, उसके आधार पर ये सब नामकरण किए गए हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि शिष्ट समाधि या पिट सर्किल या कैंट सर्किल या डोलमेन किसका प्रकार है? बृहद पाषाण या मेगालिथ का। राख का टीला, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। संगनकल्लू एक प्रागैतिहासिक स्थल है, वहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू, ऐसा माना जाता है कि एक ही स्थान पर लगातार वो लोग निवास कर रहे थे और जो उनके पशु थे उनका जो गोबर था वो जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता था तो या तो उसमें आग लगा दी जाती थी, और लगातार जब ऐसा होता रहा तो वहां पर सोचिए सदियों तक वो चीजें इकट्ठी होती रही, तो राख के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र हैं। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। 700 से ज्यादा शिलाश्रय हैं, 700 से ज्यादा केव्स हैं, जिसमें 500 से ज्यादा चित्र पाए गए हैं। और सिर्फ उसमें पशु ही नहीं है, इसमें दिया गया हाथी, सांभर, हिरण, उसमें मनुष्यों का भी चित्रण है, उनकी दैनिक क्रियाओं का भी, दैनिक जीवन का भी चित्रण है। अगेन, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ठीक है। चित्रकला के साक्ष्य अजंता में भी हैं, बाघ में भी हैं, लेकिन वो प्रागैतिहासिक नहीं है, वो ऐतिहासिक है। और आप देखिए उत्तराखंड में 2007 में आया, फिर यूपीपीसीएस में ही प्रश्न 2011 में आया। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब देखिए, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, यहां पर एक ऑप्शन है भोपाल, एक ऑप्शन है अब्दुल्लागंज रायसेन, और यहां पर डी आंसर दिया गया है। और ये कह रहा है कि आप व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना। तो अगर वो यहां पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट लिख दे, अब्दुल्लागंज रायसेन की बजाय, तो भी सही है। मध्य प्रदेश डाल दे, ये दोनों ऑप्शन ना हो, तो भी सही है। हालांकि इतना एग्जैक्ट लोकेशन क्योंकि एमपीपीसीएस में पूछा गया था। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, आदमगढ़। निश्चित तौर पर उत्तर इसका भीमबेटका ही आएगा। 500 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। किसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके महत्व को समझा, उसकी खोज करी? वीएस वाकणकर। ठीक है। और यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो विश्व विरासत स्थल है, उसकी सूची में शामिल किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। गैरिक पृथ्भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहां पर? उत्तर है हस्तिनापुर। दरअसल सबसे पहले इसकी खोज कहां पर हुई? हस्तिनापुर में हुई, बीबी लाल के निर्देशन में, इसलिए इसका उत्तर हस्तिनापुर है। तामाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका उत्तर है, लेकिन महाराष्ट्र में कहां के लोग, क्या इसकी कोई व्याख्या दी गई है? तो आप देखिए, जोड़वे संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति के प्रमुख स्थल नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, यहां पर उत्तर दक्षिण घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया गया लोगों को, और साथ में कुछ सामान भी रख दिया गया। प्राचीन काल से परंपरा की कुछ सामान रख दिया जाए। क्या यहां से कोई और प्रश्न निकल के आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जोड़वे संस्कृति के स्थल पूछे जा सकते हैं कि नेवासा है, दहमाबाद है, चंदोली है, इनाम गांव है, ये जोड़वे संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? उत्तर है बुर्जहोम,
बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर नवपाषाणिक स्थल है। और लेकिन यहाँ की जो मुख्य विशेषता है ना, वो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल नहीं है, वो है गर्तावास, गड्ढों वाले घर। तो यहाँ से एक दूसरा प्रश्न बन सकता है कि गर्तावास के प्रमाण। ये प्रश्न देखिए यहाँ पर फिर रिपीट हो गया है। पहले यूपी लोअर में 2008 में आया, फिर उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में आ गया। बिल्कुल वही प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। अब ये देखिए गर्त आवास वाला प्रश्न भी आ गया। ठीक है, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बुर्जहोम से। एक साइट है गुफकराल, वहां से भी मिले हैं, लेकिन यहां पर चूंकि सिर्फ बुर्जहोम है उत्तर में, इसलिए बुर्जहोम। इसके बाद काल और साइट्स, तो पुरापाषाण काल से लेकर के ताम्रपाषाण काल तक की जगह हैं और आपको मैच करना है। तो आप देखिए, जो सोहन या सोन नदी घाटी है वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका गुफाएं मध्यपाषाण काल से हैं। बुर्जहोम नवपाषाण काल से है। बनास घाटी का संबंध ताम्रपाषाण काल से है। भीमबेटका और बुर्जहोम से आप परिचित हो चुके हैं इनके माध्यम से। मेरी सलाह है कि बनास घाटी और सोहन या सोन नदी घाटी को आप अतिरिक्त जानकारी के तौर पर देखें कि अच्छा इनसे संबंधित स्थल कौन से हैं, ये कहां पर है। इसके बाद फिर एक सुमेलित करने का क्वेश्चन है, लोकेशन पूछी गई है। नेवासा कहां पर है? ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। तो अगर हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर किया हुआ है, मान लीजिए बहुत मोटा मोटा पढ़ा हुआ है, तो भी इन चार में से क्या कोई हमें मिल रहा था? तो अभी शायद नेवासा का जिक्र हम लोगों ने किया था। देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति के नेवासा, तो प्रश्न में तो नहीं आया था, लेकिन जो इसकी व्याख्या थी उसमें हमें नेवासा मिला था। तो हमें पता चल गया कि नेवासा महाराष्ट्र में है। तो हमने तुक्का मारने की कोशिश करी कि नेवासा के अलावा बाकी तो हमें कुछ आता नहीं है, तो हमने नेवासा को मैच कर दिया महाराष्ट्र से, यानी कि A3 होना चाहिए। अब समस्या ये है कि 3 ऑप्शन अवेलेबल हो गए A3 के, तो हर बार तुक्का काम नहीं करेगा। तो आप देखिए, ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। डिडवाना में से कई जगह आ जाता है, ज्योग्राफी में भी आएगा। अगेन कुछ मैचिंग है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐतिहासिक स्थल की लोकेशन पूछी जा रही है, ऐतिहासिक स्थल की फाइंडिंग्स पूछी जा रही है। बुर्जहोम, क्या शैलकृत देव मंदिर है वहां पर? टेराकोटा कला है, ताम्र कलाकृतियां हैं। तो हमने तो पढ़ा था कि बुर्जहोम मानव और कुत्ते का समाधान है एक साथ, और बुर्जहोम में गर्तावास, गड्ढे वाले घर हैं। तो बुर्जहोम तो कहीं यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। प्रश्न एक्चुअली ये है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो पहला तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि बाकी दो की क्या स्थिति है। चंद्रकेतुगढ़ क्या टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर जो कि राजस्थान में है, और यहां से बड़ी तादाद में तांबे के सामान मिले हैं। तो आप देखिए, गणेश्वर राजस्थान में एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है, और यहां से बहुत सारे हमें तांबे के चीजें मिली हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही है गणेश्वर। चंद्रकेतुगढ़ जिसकी मैचिंग टेराकोटा कला के साथ हो रही है, तो आप देखिए चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल में विद्याधरी नदी के तट पर है। और टेराकोटा कला पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई, चाहे मूर्तियां हो चाहे अन्य चीजें हो। ठीक है, तो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी। तो आप देख सकते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारियां यहां पर हमें मिल जाती है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो आंसर आ रहा है लेखहिया, 17 मानव कंकाल मिले हैं। हालांकि एक ये जे.एन. पांडे के हिसाब से है। अमेरिका में ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन एंड आर लुकास ने खोजबीन करी है और बताते हैं 27 मानव कंकाल मिले हैं। तो 17 आ जाए 27 आ जाए, लेखहिया आंसर है।
आपको देखना होगा लेखैया कहाँ पर है, विंध्य क्षेत्र में, राज्य का नाम क्या सकता है। इसके बाद दो स्टेटमेंट है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, माइग्रेट किया। कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ये दोनों ही ठीक हैं, आप देखिए यहाँ पर उत्तर, ये दोनों ही ठीक हैं और सही व्याख्या भी है। आपको मैं एक जानकारी ये दूं कि वो जो भीमबेटका वाला इलाका है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, तो भीमबेटका वाले इलाके से गंगा घाटी की तरफ ये माइग्रेशन हुआ था। अगर इतिहास को ऑप्शनल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप लोग इस जानकारी को समझ जाएंगे आप। इसके बाद देखिए, बस अब ये खत्म होने के कगार पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर एक पैटर्न देखते हैं कि विभाग जो है वो पूछे जाते हैं कौन सा विभाग किस मंत्रालय से संलग्न है, तो उसी तरह का प्रश्न है। मतलब ये जो प्रश्न है इसको आप चाहें तो इतिहास में रख दीजिए, चाहे तो उठा के पॉलिटी में रख दीजिए, चाहे बेसिक जीके में रख दीजिए। इस विवाद का कोई खास कारण नहीं है कि ये प्रश्न इतिहास का है कि किसका है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्या कुछ और पूछा जा सकता है? यहाँ पर हमारे पास दो जानकारियां हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे जिन्हें बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप बीजी के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। रुड़की वालों के लिए बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप जाना पहचाना नाम है। फिलहाल मैं रुड़की से ही बना रहा हूं इस वीडियो को, इसलिए बोल रहा हूं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। और यही प्रश्न यहां पर बदल करके आया है। पहले 1997 में आया था एमपी में, फिर एमपी में दोबारा से आया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसका नाम बदला गया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस, एक स्वायत्त शासी संगठन है। तो आप देखिए कि ये 48 प्रश्न स्टोन एज के पिछले 33 सालों में 1990 से लेकर के और 2023 तक के प्रश्न हैं। ये 33 सालों में 48 क्वेश्चन। इन 48 क्वेश्चंस में भी कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ना ही हर साल आ रहे हैं। तो न्यूनतम जो आप कर सकते हैं इस टॉपिक से कि चलो इतना तो कर ही लिया जाए। अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? जितने भी स्थल यहाँ पर प्रागैतिहासिक आए हैं आप कम से कम उनकी लोकेशन जरूर करिए। अब कैसे हमारा वर्कबुक प्लान इसको याद करने में आपकी मदद करेगा, उसकी शुरुआत अब यहाँ पर हो रही है। पीछे के आपने सभी प्रश्न देखे, उन सभी प्रश्नों को हमने वर्कबुक में कन्वर्ट कर दिया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप टेलीग्राम पर जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैं बार बार ये सलाह दे रहा हूँ क्योंकि लुसेंट का भी हमने ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया है वर्कबुक माध्यम से। एक बार इसको आपने पीछे से पढ़ा पूरा यहाँ पर और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। आप चाहें तो देख करके भी सॉल्व कर लीजिए पहली बार में। उसके बाद इसकी प्लेन कॉपी अपने पास रखिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। देख करके एक बार भर लिया, उसके बाद बिना देखे भरिए और फिर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में रैंडमली ये 3 पेज हैं, आप कोई भी पेज उठाइए, उसको भर लीजिए। जहां पर भी आप भूल जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें फिर इसको पढ़ने की जरूरत है। इसमें वो प्रश्न भी हैं जो सीधे सीधे आए हैं और इसमें हमने उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो प्रश्न व्याख्या से निकल रहे हैं। तो आप देखिए जो 48 क्वेश्चन ऊपर हमने डिस्कस किए
उसके अगेंस्ट में हमने सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि रिपीट वाले क्वेश्चंस को हमने हटा दिया। और उसके बाद हमने, आप देखिए ये लगभग 40 के आसपास ही स्थल हैं, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोकेशन देख लें कि लंघनाज कहाँ पर है, आदमगढ़ कहाँ पर है, बीरभानपुर कहाँ है, चौपानी मांडो कहाँ है, काकोरिया कहाँ है। तो इस टॉपिक के लिए इतना पर्याप्त होगा। जैसे जैसे हमारा ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ हम घटना चक्र को भी करते चलेंगे। आप दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो अगला वीडियो हमारा घटना चक्र में आएगा, घटना चक्र वर्कबुक का, वो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर होगा। जो वर्कबुक आप हिंदी में देख रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कबुक इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। आप इंग्लिश मीडियम में घटना चक्र को पढ़िए, वो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ ही जो प्रश्न आप हिंदी में देख रहे हैं, हम लोगों ने इसको इंग्लिश में भी बनाया है, और वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।